आज हम भारत के दो जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स और कॉइन डीसीएक्स इनसे जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ वजीरेक्स है जहां अटके हुए पैसे वापस मिलने की शायद एक नई उम्मीद दिख रही है, तो दूसरी तरफ कॉइन डीसीएक्स में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, वो भी अंदरूनी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों मामले क्रिप्टो बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए जरा इनकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि असल में चक्कर क्या है। जरूर। ये दोनों ही घटनाएं देखो क्रिप्टो की दुनिया की अस्थिरता और जोखिम दोनों को ही सामने लाती हैं। वजीरेक्स वाला मामला जहां निवेशकों के पैसे वापसी की कानूनी पेचीदगियों से जुड़ा है, हाँ। वहीं कॉइन डीसीएक्स का मामला वो एक्सचेंज की अपनी अंदरूनी सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सही कहा। तो पहले वजीरेक्स से शुरू करते हैं। खबर ये है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है ज़ेल्टा पाइटी लिमिटेड, सिंगापुर वाली, हाँ। उसने सिंगापुर हाई कोर्ट में एक नई पुनर्गठन योजना, मतलब एक नया प्लान पेश किया है। जी बिल्कुल। और इस पर 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच दोबारा वोटिंग, रीवोट जिसे कहते हैं, उसकी इजाजत भी मिल गई है। हाँ, ये अहम बात है क्योंकि पिछली योजना तो आपको याद होगा 4 जून को खारिज हो गई थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ज़ेट्टा भारत में रजिस्टर्ड नहीं थी, है ना? सही, बिल्कुल यही वजह थी। अब इस नई योजना में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि ज़नमाई लैब्स इंडिया को शामिल किया गया है। अच्छा, ज़नमाई लैब्स, ये तो FIO-IND से रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर अब उपयोगकर्ता हाँ में वोट करते हैं और कोर्ट भी इस योजना को मंजूरी दे देता है तो ज़नमाई लैब्स, क्योंकि वो FIO रजिस्टर्ड है, वो प्रभावित उपयोगकर्ताओं को 10 कारोबारी दिनों के अंदर टोकन वापस करना शुरू कर सकती है कानूनी तौर पर। अच्छा, तो ये एक तरह से भारतीय रेगुलेटरी दायरे में एक रास्ता निकालने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये संभावित समाधान है। लेकिन पिछली बार भी तो प्रक्रिया अटकी थी। क्या सिर्फ एक FIO रजिस्टर्ड कंपनी को शामिल करने से या दोबारा वोटिंग से भरोसा वापस आ जाएगा, वो जो टूट गया था? देखो, भरोसा जीतना तो एक अलग और लंबी प्रक्रिया है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर हम सिर्फ कानूनी और रेगुलेटरी नज़रिए से देखें तो FIO रजिस्टर्ड इकाई का होना वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी शर्त थी। अच्छा। पिछली बार इसी तकनीकी कमी की वजह से तो सब रुका था। तो हाँ, ये गारंटी नहीं है कि पैसा मिल ही जाएगा, पर उस दिशा में एक ज़रूरी कदम ज़रूर है। समझ गई। ठीक है, अब आते हैं कॉइन डीसीएक्स पर। यहाँ तो बिल्कुल ही अलग तरह की गड़बड़ हुई है। हाँ, ये मामला काफ़ी चौंकाने वाला है। जुलाई 2025 में एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक की खबर है। मतलब किसी कर्मचारी को झांसा देकर, धोखा देकर, हाँ, एक्सेस ले लेना या जानकारी निकलवा लेना। हाँ बिल्कुल, और इसके जरिए करीब 379 करोड़, मतलब लगभग $44 मिलियन की क्रिप्टो चोरी हो गई। 379 करोड़? ये बहुत बड़ी रकम है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? शक किसी बाहरी हैकर पर नहीं है, अंदर के ही आदमी पर। हाँ, कॉइन डीसीएक्स का ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल अग्रवाल, उसे बैंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा। उसने कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह की बात तो मानी है, पर यह कह रहा है कि उसने सीधी चोरी नहीं की। मामला पेचीदा लगता है, लेकिन 379 करोड़ की चोरी, वो भी अंदर के ही किसी व्यक्ति द्वारा, ये एक्सचेंज की अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। कॉइन डीसीएक्स का क्या कहना है इस पर? उनका कहना है कि भाई, उपयोगकर्ताओं के फंड सुरक्षित हैं, चोरी उनके ऑपरेशनल वॉलेट से हुई है, यूजर वॉलेट से नहीं। अच्छा, ये राहत की बात है अगर ऐसा है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि इस नुकसान की भरपाई वो अपने रिजर्व से करेंगे, और शायद पारदर्शिता दिखाने के लिए उन्होंने $11 मिलियन की बग बाउंटी भी घोषित की है। मतलब कोई और खामी बताए तो इनाम। ठीक है, यूजर फंड सुरक्षित है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशनल वॉलेट से इतनी बड़ी रकम, वो भी किसी अंदर के आदमी के जरिए, ऐसे कैसे निकल गई? ये तो उनकी अपनी अंदरूनी निगरानी, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स और कर्मचारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं पर सवाल है ना? निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा सवाल है। ये घटना दिखाती है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए खतरा सिर्फ बाहर से, मतलब हैकर्स से नहीं है, अंदर से भी उतना ही बड़ा है। हाँ, अंदरूनी खतरा, चाहे वो धोखाधड़ी हो या लापरवाही, वो भी उतना ही बड़ा है। शायद उससे निपटना ज्यादा मुश्किल भी हो। बाहर के अटैक से बचने के लिए तो फायरवॉल और ना जाने क्या क्या होता है। सही बात है। लेकिन अंदर के आदमी पर नजर रखना, उसकी नीयत भांपना, ये एक अलग चुनौती है। ये मामला शायद पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर करेगा कि वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स
और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और कितना सख्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत के 2 बड़े एक्सचेंज दोनों ही इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वजीर-एक्स कोशिश कर रहा है कानूनी रास्ते से पैसा लौटाने और शायद खोया विश्वास वापस पाने की। हाँ, कानूनी दांव-पेच के जरिए। और CoinDCX एक बहुत बड़े आंतरिक सुरक्षा उल्लंघन से जूझ रहा है। ये स्रोत साफ दिखाते हैं कि भाई क्रिप्टो की दुनिया में मौके तो हैं, पर जोखिम भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और ये घटनाएं सिर्फ अस्थिरता नहीं दिखाती, ये शायद एक्सचेंजों को, रेगुलेटर्स को और हाँ उपयोगकर्ताओं को भी फंड सुरक्षा, इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट के महत्व की याद दिलाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इंडस्ट्री के मैच्योर होने की प्रक्रिया का हिस्सा है या ये किसी गहरे संकट का संकेत है? और यही आज का सोचने वाला सवाल है। क्या ये घटनाएं भारत में क्रिप्टो के भविष्य को बदल देंगी? क्या रेगुलेशन और सख्त होंगे या ये बस कुछ समय के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएंगी? ये सवाल हमें क्रिप्टो बाजार की अनिश्चितता और उसमें निवेश से जुड़े जोखिमों पर शायद और गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है।